दोस्तों, भारत देश का एक ऐसा परिवार जिसने वतन की आज़ादी को अपने जीवन का मकसद बना रखा था। चाहे ज़ईफ़ माँ हो या कि जवान बेटे, उन सबका एक ही उद्देश्य था, अपने वतन को फिरंगी तानाशाही, लूट मार व जुल्म व अत्याचार से छुटकारा दिलाना। यहाँ यदि दोनों बेटे मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा देश की आज़ादी के संघर्ष का उल्लेख किया जाता है, तो उनकी माँ बी अम्मा के संबंध में भी लिखा जाना ज़रूरी हो जाता है। यदि केवल बी अम्मा के देश प्रेम पर रोशनी डाली जाती है, तो दोनों बेटों के बगैर कहानी अधूरी रह जाती है। आज़ादी का मतवाला, फिरंगियों का दुश्मन, महात्मा गांधी का नज़दीकी साथी, खिलाफत मूवमेंट का संस्थापक मौलाना अली और बी अम्मा का चहीता बेटा, भारत का वीर सपूत मोहम्मद अली जौहर रामपुर में 10 सितंबर 1878 को पैदा हुआ। उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम घर पर ही पूरी करने के बाद बरेली स्कूल में दाखिला लिया। आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ गए। मोहम्मद अली जौहर ने वहां से प्रथम श्रेणी में बीए की डिग्री हासिल की। उनके वालिद मौलाना अब्दुल अली उन्हें 2 साल की कम उम्र में ही छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी माँ बी अम्मा पर ही बच्चों की तालीम अन्य ज़रूरतों की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मोहम्मद अली द्वारा यहाँ की तालीम पूरी करने के बाद उनके बड़े भाई शौकत अली ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ वह आईसीएस के इम्तिहान में शामिल हुए, लेकिन सफल नहीं हो सके। बी अम्मा ने उन्हें वापस बुलाकर उनकी शादी अमजदी बेगम के साथ कर दी। वह शादी के कुछ समय बाद दोबारा इंग्लैंड चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स की डिग्री लेकर वह अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने रामपुर में चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे पर नौकरी कर ली। उसके बाद रियासत बड़ौदा में भी बड़े पद पर अपनी सेवाएं दी। वह अपने स्वभाव के कारण नौकरी की शर्तों की पाबंदियां पूरी नहीं कर पाते थे। वह एक आज़ाद ख्याल, बेबाक, साफ़गो इंसान थे। वैसे उनका मकसद केवल अपना और अपने परिवार का ही पेट पालना नहीं था। इसी कारण 1910 में उन्होंने रियासत बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी। उस समय देश के हालात के मद्देनज़र उन्होंने पत्रकारिता सहाफ़त शुरू कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के कहने पर उन्होंने उसमें लेख लिखना शुरू कर दिए। उसमें उन्होंने थॉट्स ऑन प्रेजेंट डिस्कॉन्टेंट लेख कई किस्तों में लिखा। गुलामी की बेड़ियों की खनक देश के लिए बहुत कुछ करने को उन्हें बार बार आवाज़ दे रही थी। उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के ख्याल आते। वह अंग्रेज शासन के विरुद्ध नई नई योजनाएं बनाते। यहाँ तक कि उन्होंने फिरंगियों के अन्याय, चालबाजी और लालच के विरुद्ध अपने जज्बात से देशवासियों को आगाह करने के लिए 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से कामरेड नामक साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। वह अंग्रेजी और उर्दू भाषा के माहिर थे। दोनों भाषाओं में लेखों, शायरी और उनकी तकरीरों ने यूरोप में तहलका मचा रखा था। उनके अखबार ने बहुत शोहरत पाई, लोगों को बहुत पसंद आया। फिरंगी हो या हिंदुस्तानी, सरकारी अफसर हो कि आम व्यक्ति, सबको ही कामरेड का बेचैनी से इंतज़ार रहता था। वह अखबार मोहम्मद अली जौहर की राजनीति में प्रवेश की एक सीढ़ी थी। उनके द्वारा उर्दू भाषा में पहले नकीब हमदर्द, बाद में हमदर्द नाम से एक उच्च स्तरीय अखबार निकाला गया। आज़ादी के संघर्ष में आवाम के द्वारा सहयोग और अंग्रेज़ों की चालबाजियों पर रोशनी डाली जाती थी। वह अखबार भी उर्दू जानने वालों में बहुत मशहूर और पसंद किया गया। दोनों अखबारों द्वारा सियासी क्षेत्र में नाम हुआ और पहचान भी बनी। प्रथम विश्व युद्ध के मौके पर तुर्की द्वारा जर्मन का साथ देना ब्रिटेन को पसंद नहीं आया। इसकी प्रक्रिया में लंदन टाइम्स अखबार ने चॉइस ऑफ द ट्रक्स के नाम से एडिटोरियल लिखा। मोहम्मद अली जौहर, जो कि एक निडर, बेबाक नेता और जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चॉइस ऑफ ट्रक्स का जवाबी लेख अपने अखबार कामरेड में छापा। उनका जवाबी लेख सबूतों और दलीलों पर आधारित था। उनके लेख ने फिरंगी शासन का पारा ऊंचा चढ़ा दिया। शासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई कर प्रेस एक्ट के तहत उनका अखबार बंद कर दिया गया। साथ ही मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली दोनों को ही पहले नज़रबंद, फिर दोनों को कैद कर दिया। उन्हें कई जेलों में बदल बदल कर रखा गया। इस प्रकार लगभग 5 वर्षों तक उन्हें कैद की सज़ा दी गई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर देशवासियों की ओर से शासन को कड़ा विरोध झेलना पड़ा, परंतु शासन ने उस विरोध की परवाह नहीं की। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मन का साथ देने के लिए तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ जंग में उतर आया। उधर कुछ समय बाद अमेरिका ने भी ब्रिटेन की मदद के लिए मैदान जंग में साथ दिया। दोनों ओर से घमासान लड़ाई हुई। बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ। अंत में ब्रिटेन की जीत हो गई।
ब्रिटेन को तुर्की द्वारा जर्मन का साथ देना बिल्कुल भी नहीं भाया। उसने तुर्की से इसका बदला लेने के लिए तुर्की के टुकड़े कर दिए, उस पर जुल्म और अत्याचार आरंभ कर दिए। अंत में सुलहनामा हो गया। सुलहनामे की अन्य शर्तों के साथ मुसलमानों के पवित्र स्थलों की सुरक्षा की शर्त भी शामिल की गई। जंग बंदी के बाद ब्रिटेन ने सुलहनामे की शर्तों पर अमल नहीं किया और अपनी ताकत के नशे में मनमानी शुरू कर दी। धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होकर ब्रिटेन में सुलहनामों की शर्तों को मनवाने के लिए 1919 में मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा शर्तों का पालन कराने की मांगों को जोरदार तरीके से उठाया जा सके। उस कमेटी के नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहे। गांधी जी भी खिलाफत कमेटी के पक्ष में साथ रहे। खिलाफत मूवमेंट द्वारा हिंदू मुसलमान एकता की भी आवाज़ लगाई गई। उस समय इस आवाज़ पर हिंदुस्तान की दोनों ताकतें मिलकर एक हो गईं। एकता के साथ की गई आज़ादी की कोशिश ब्रिटेन शासन के पैर उखाड़ने का कारण बनी। समय की नज़ाकत के मद्देनज़र गांधी जी भी खिलाफत मूवमेंट की ज़रूरत को अच्छी तरह समझ रहे थे। एक मौके पर गांधी जी ने कहा, यदि आज़ादी के संघर्ष में खिलाफत मूवमेंट का सहयोग न मिलता तो हिंदुस्तान अभी आज़ाद न हुआ होता। देशवासियों पर जैसे जैसे फिरंगियों के अत्याचार बढ़ रहे थे, आज़ादी के मतवालों की बेचैनी और घुटन भी बढ़ती जा रही थी। रोलेट बिल के मार्च 1919 में कानूनी रूप लेने के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ने हिंदू और मुसलमान, सिख आदि सभी देशवासियों को एकता के एक सूत्र में बांध दिया। इसी के साथ देशवासियों की अली ब्रदर्स को जेल से रिहा करने की मांग भी जोर पकड़ गई। आखिरकार शासन द्वारा 28 दिसंबर 1919 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार मोहम्मद अली खिलाफत मूवमेंट द्वारा ब्रिटिश शासन पर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का दबाव बनाए हुए थे। उन्होंने खिलाफत तहरीक के जरिए लंदन पहुंचकर तुर्की का मामला भी सुलझाने का प्रयास किया। मोहम्मद अली जौहर गांधी जी में बहुत विश्वास रखते थे और उन्हें पसंद करते थे। वह अपने सियासी कामों में भी गांधी जी को महत्व देते थे। गांधी जी और मोहम्मद अली दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि सियासत को मजहब से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार दोनों ही नेताओं की विचारधारा आपस में बहुत मेल खाती थी। मोहम्मद अली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी तालीम हासिल किए हुए एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। उन्होंने किसी भी दीनी मदरसे में मजहबी तालीम नहीं पाई, परंतु वह और उनके भाई धार्मिक थे। वह अपनी वेशभूषा और मजहबी गतिविधियों के कारण ही मौलाना कहलाए। वतन से मोहब्बत और वतन की आज़ादी पर अपने आप को कुर्बान कर देने का जज्बा उनके दिल में भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी लम्हों तक देश को आज़ाद कराने की वकालत की। यही कारण था कि गांधी जी, पंडित नेहरू और अन्य नेता भी देश के लिए उनकी सच्ची भावनाओं को पहचान कर उन्हें महान नेता मानते थे। देश के लिए कड़ी मेहनत, कौम की परेशानियों का हल करने के प्रयासों ने उन्हें थका कर रख दिया था। साथ ही डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। भारत का वह वीर सिपाही अपनी किसी बीमारी या मजबूरी के कारण देश सेवा से कभी पीछे नहीं हटा। यहाँ तक कि दिसंबर 1930 में लंदन में आयोजित हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलावे पर उन्होंने उसी बीमारी की हालत में शिरकत की। उस समय उनका एक पैर सुन्न हो चुका था। यहाँ तक कि उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उस हालात में भी वह अपने देश की आज़ादी के लिए कॉन्फ्रेंस में जाना अपना फ़र्ज समझते थे। उन्होंने अपनी नाजुक हालत का अंदाज़ा लगाकर अपनी बेगम को भी साथ रख लिया था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में फिरंगियों के बीच भारत के उस बहादुर सपूत आज़ादी के मतवाले ने साफ तौर से कहा था, मैं एक गुलाम मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं देंगे तो फिर मुझे कब्र के लिए यही जगह देनी पड़ेगी। फिरंगियों की जिद और हठ धर्मी के कारण कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। वतन की आज़ादी के लिए जोशीली और जज्बाती तकरीर के बाद मोहम्मद अली जौहर की तबीयत बिगड़ गई। आज़ादी का वह सच्चा मतवाला गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आखिरी सांस तक अपने देश हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जी जान से वकालत करता रहा। अंग्रेज़ों ने उनकी मांग पूरी नहीं की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लंदन की धरती से ही 4 जनवरी 1931 को अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर निकल गए। चारों ओर मातम ही मातम छा गया। आपसी सलाह मशवरे के बाद हिंदुस्तान के उस महान सपूत मोहम्मद अली जौहर की मैयत को फ़िलिस्तीन ले जाया गया। उस देश प्रेमी व राज सेवक को खादी का कफन पहनाया गया। यरूशलेम में भी मातम छाया रहा। वहाँ भी सभी धर्मों के मानने वालों ने जनाजे में शिरकत की। दुनिया भर की महत्वपूर्ण और महान हस्तियों के अलावा मजहबी बुजुर्ग और उलमाए दीन नमाज जनाजे में शामिल हुए। मौलाना मोहम्मद अली को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की पाक सरजमीन बल्कि उन्हें मस्जिद अक्सा
के परिसर में दफनाया गया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।